फ्रेंड, मैं सजाब सर वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको इसका नॉलेज हो जाए। जैसा कि आप जानते हो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स के बारे में डिस्कशन किया है। थर्मोडायनामिक्स के आगे का पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे और आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे जब थर्मोडायनामिक्स समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जहाँ तक पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था उसके आगे मैं डिस्कस करता हूँ। आपको पीछे के जितने भी वीडियो हैं आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं आज शुरुआत करता हूँ थर्मोडायनामिक प्रोसेस का 5वां थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जो कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। मतलब कि वो प्रोसेस जो पूरा चेंज होने के बाद, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होने के बाद फिर इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम पर पहुँच जाता है, ऐसा प्रोसेस कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। देखिए, मैं साइक्लिक प्रोसेस का डिफिनीशन लिख देता हूँ। सबसे पहले डिफिनीशन क्या है इसका, तो ध्यान दीजिएगा आप। डिफिनीशन: अ साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चेंजेस विच रिटर्न द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। देखो ध्यान से, ये डिफिनीशन है आपका, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस होता यह है कि मान लो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज किया मैंने, प्रेशर पूरा सीरीज ऑफ चेंज होने के बाद वो अपने ओरिजिनल प्रेशर और वॉल्यूम पर पहुंच जाता है, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। अब इसका मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाता हूं, जिससे कि आपको पता चले। जैसे कि आप देखो यहाँ पर, मान लो ये पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है, और मान लो कोई प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे चला आगे, फिर ऐसे यहाँ नीचे चला। पहले इसका प्रेशर कांस्टेंट रहा और वॉल्यूम बढ़ता रहा ए से बी तक, फिर बी से सी तक वॉल्यूम कांस्टेंट रहा और प्रेशर डिक्रीज किया, फिर सी से डी तक गए और सी से डी तक उसका वॉल्यूम घटता रहा, वॉल्यूम की वैल्यू घटती रही लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहा। फिर हम डी से ए तक गए, डी से ए तक वो फिर इसका प्रेशर बढ़ता रहा और वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। देखो ध्यान से, इनिशियली ए से शुरू हुआ था और फाइनली भी ए पर पहुंच गया। मतलब ए पर जो प्रेशर, मान लो यहाँ का प्रेशर P1 V1 है, तो ध्यान से देखो पूरा चेंज होने के बाद इनिशियली वहीं पहुंच गया। तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। मतलब ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। अब ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक प्रोसेस। अब इसी में एक चीज आता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, तो वो भी लिख देता हूं मैं, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि ए से चला था और पूरा घूमने के बाद ए पर ही पहुंच गया। मतलब जहां ए पर जितना प्रेशर और वॉल्यूम था, घूमने के बाद दोबारा ए पर ही पहुंच गया, जहां वही प्रेशर और वॉल्यूम आ गया। तो ऐसा प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। नॉन साइक्लिक नाम से भी पता चल रहा है कि अगर प्रेशर वॉल्यूम जो है वो जहाँ से शुरू हुआ था और वापस रिटर्न वहाँ पर न पहुँच पाए, वहीं प्रेशर और वॉल्यूम पर न पहुँच पाए, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। उसका डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ। ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस का डिफिनीशन है: इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस द सीरीज ऑफ चेंज इन्वॉल्व डू नॉट रिटर्न द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक पीवी डायग्राम हम लेकर चलते हैं। पीवी डायग्राम ये है, ध्यान से देखिए। ये पीवी डायग्राम आपको दिख रहा है, सिस्टम ए से चला और बी पर पहुंच गया, लेकिन ध्यान से देखो, जो यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम है वो यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम नहीं है, इसलिए ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। या तो हो सकता है वो ऐसे चले, मान लो एक डायग्राम इस तरीके से बन सकता है। मान लो यहाँ है
पीवी डायग्राम बना रहा हूँ मैं, और यहाँ से चला और यहाँ आने के बाद यहीं रुक गया, ए पर चला और बी पर पहुँच गया ऐसे करके, तो ऐसा प्रोसेस का भी नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। मतलब एक बात समझिए, नॉन साइक्लिक प्रोसेस में वो इनिशियल स्टेट पर नहीं पहुँच पाता, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आप देखो, साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल पीवी था वही फाइनल पीवी भी है। ध्यान से देखो, जो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है वही फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी था वही फाइनल भी इंटरनल एनर्जी होगा। तो हम कह सकते हैं कि U फाइनल बराबर U इनिशियल, मीन्स इसका क्या हुआ, डेल्टा U इक्वल टू 0। अगर डेल्टा U 0 होगा तो ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। किसमें, याद रखिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब डेल्टा T इक्वल टू 0 होगा फॉर नॉन साइक्लिक प्रोसेस। और ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। याद रखिएगा, इसमें वर्क डन की भी बात कर सकता है। वर्क डन की बात करेगा तो इसको हम अगले स्लाइड में बता देता हूँ। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है ये ध्यान दीजिए। वर्क डन जो है वो निकालते हैं, तो याद रखिए वर्क डन, ये पीवी डायग्राम साइक्लिक प्रोसेस में जो होता है, जैसे कि यहाँ देखो, ये पीवी डायग्राम मैंने साइक्लिक प्रोसेस का बना दिया। मान लो ऐसे यहाँ ए से चला और ए पर ही पहुँच गया, तो ये आपका पीवी डायग्राम हो गया, मतलब इंडिकेटर डायग्राम हो गया किसका, साइक्लिक प्रोसेस का। अब इसमें वर्क डन कैसे निकलेगा, जो भी इसके अंदर का एरिया है वो निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन आ जाएगा इन साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन बराबर एरिया अंडर साइक्लिक प्रोसेस। याद रखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो भी एरिया होगा वो निकाल देंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। अब इसमें दो बातें होती है कि हो सकता है कि ऐसे डायग्राम बना हो सकता है कि डायग्राम में इस तरीके से क्लॉकवाइज हो सकता है क्लॉकवाइज चले, और दूसरा डायग्राम में हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज चले इस तरीके से। इन दोनों में चल सकता है, ये भी इंडिकेटर डायग्राम और ये भी इंडिकेटर डायग्राम, दोनों में वर्क डन आपको पता है कि इसका एरिया ही निकलेगा। एरिया जैसा कि आप देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज भी चल सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकता है। अगर क्लॉकवाइज चलता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव वर्क कहते हैं, जो इसका एरिया होगा वो ये एरिया पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। ये पॉजिटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क। अगर ध्यान रखिएगा, अगर क्लॉकवाइज चलता है तो एरिया पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो एरिया जो होगा वो नेगेटिव वर्क निकालेगा। तो ध्यान रखिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आपको मैंने यहाँ साइक्लिक प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया, साइक्लिक प्रोसेस कैसे चलता है और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है। और याद रखिए, इसी का साइक्लिक प्रोसेस में आपने देखा डेल्टा U बराबर क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा U 0, तो आप कह सकते हो डेल्टा T बराबर भी 0 होता है। तो इस तरीके से ये साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये आपने देखा, पूरा थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। तो एक बात याद रखिए कि इसके क्वेश्चन हम लोग जब पूरा थर्मोडायनामिक समाप्त हो जाता है उसके बाद क्लियर करते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात करते हैं अगला टॉपिक हीट इंजन के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में किसी न किसी सेट में आपको मिल जाएगा। तो ये क्या होता है हीट इंजन। हीट इंजन में याद रखिएगा, हीट इंजन क्या होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हीट इंजन, जिससे कि क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आ जाता है। हीट इंजन क्या होता है, तो याद रखिए, हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। याद रखिएगा, जो हीट एनर्जी को वर्क में कंटिन्यूअसली चेंज करता है थ्रू साइक्लिक प्रोसेस, वही कहलाता है हीट इंजन। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क कंटिन्यूअसली थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, ये कंटिन्यूअसली साइक्लिक प्रोसेस
के थ्रू हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा इसके 3 पार्ट होते हैं। देखो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन वहीं तक करूंगा जहां तक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर देखा जाए तो इसका पूरा एक क्लास लेना पड़ जाएगा अगर पूरा ब्रीफली डिस्कशन करें तो। लेकिन हम वही बात करेंगे, मैं वही डिस्कशन करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। याद रखिए इसमें 3 पार्ट होते हैं। इसेंशियल पार्ट लिख दिया मैंने, इसेंशियल पार्ट, इसेंशियल 3 पार्ट होते हैं। याद रखिएगा हीट इंजन के 3 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट होता है सोर्स होता है, याद रखिएगा सोर्स होता है इसका पहला पार्ट। सोर्स जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर होता है, याद रखिएगा हाई टेम्परेचर पर, मान लो T1 टेम्परेचर। लेकिन एक बात समझिएगा, जो सोर्स होता है वो उसके पास इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सोर्स में इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि वो जितना चाहे हीट ले सकता है, वो जितना चाहे हीट ले सकता है, जितना चाहे हीट ले सकता है या हीट दे सकता है। तो इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का मतलब यही होता है कि वो जितना चाहे हीट ले सकता है और हीट दे सकता है। देखिए फ्रेंड, आप इसको अच्छे से डिस्कशन करोगे तो ये क्लियर होता जाएगा, और अगर क्लियर होगा तो आप किसी भी एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, दूसरा इसका इसेंशियल पार्ट होता है। दूसरा पार्ट जो है वो है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। वर्किंग सब्सटेंस में क्या क्या यूज होता है, याद रखिए यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस में पेट्रोल और डीजल, मैंने लिख दिया पेट्रोल और डीजल। अब देखो पेट्रोल डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल डीजल के अलावा स्टीम। आप कहोगे सर पेट्रोल डीजल तो महंगा है, तो उसके जगह पे स्टीम यूज कर लो। क्यों, स्टीम सस्ता हो जाएगा क्या? नो। तो याद रखिएगा पेट्रोल डीजल है, उसके साथ में स्टीम भी यूज कर सकते हैं वर्किंग सब्सटेंस के रूप में। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पेट्रोल और डीजल की इफ़िशियंसी क्या होती है। देखो पेट्रोल और डीजल की इफ़िशियंसी यहाँ पे भी लोचा है, ध्यान से देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा। पेट्रोल की इफ़िशियंसी जो होती है वो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 30% होती है। डीजल की इफ़िशियंसी प्रैक्टिकली देखा जाए तो 30% होती है। वैसे तो मैक्सिमम बुक में 41% लिखा हुआ है इसका, लेकिन प्रैक्टिकली कितना होता है? 30%। तो आप जानते ही हो पेट्रोल की जो इफ़िशियंसी है, जो लिखा हुआ है वो है 37.3%, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 20% होती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी दिक्कत है। अब इफिशियंसी देखो पेट्रोल और डीजल का इतना कम होता है। अब जिसका जितना ज़्यादा इफिशियंसी होगा वो उतना अच्छा काम करेगा। अब यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस में पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, तो पेट्रोल डीजल की इफिशियंसी मैंने आपको बता दिया। अब देखो तीसरा जो होता है, इसका तीसरा जो पार्ट है वो कहलाता है, ध्यान दीजिए, सिंक। सिंक लो टेम्परेचर होता है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम T2 से लिख देते हैं। अब इसमें भी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है। मतलब अभी मैंने बताया था इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का मतलब वो जितना चाहे हीट ले सकता है। अब आप कहोगे सर सोर्स तो दे ही सकता है। हाँ, हाई टेम्परेचर है तो सोर्स जितना चाहे हीट दे सकता है, और ये सिंक जो है जितना चाहे हीट ले सकता है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको 3 इसेंशियल पार्ट बताए, और यही 3 इसेंशियल पार्ट किस में यूज होता है? हीट इंजन में। अब आप कहोगे सर आपने ये बता दिया, अब ये बताने के बाद अब ये कैसे काम करता है ये भी समझा दो। तो हाँ, ये तो समझाना पड़ेगा आपको।
अब आप कहोगे कि ये इतना मतलब एकदम आसानी से समझाइए जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, तो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल डायग्राम मैं बना के आपको समझाता हूँ। सिंपल डायग्राम क्या है, तो यहाँ पर एक सोर्स ले लिया मैंने, ये सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 ले लिया मैंने, ध्यान दीजिएगा। और जाहिर सी बात है सोर्स है तो इससे हीट निकलेगा। और यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस ले लिया मैं, वर्किंग सब्सटेंस, ये क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है। अब ये काम कैसे करता है, T1 सोर्स जो है वो हाई टेम्परेचर है, यहाँ से हीट किसके पास पहुंचा, वर्किंग सब्सटेंस के पास पहुंचा, Q1 हीट, Q1 हीट वर्किंग सब्सटेंस के पास पहुंचा। अब आप कहोगे सर Q1 हीट पहुंचा, अब ये क्या करेगा वर्किंग सब्सटेंस, हाँ वर्किंग सब्सटेंस जो है वो इससे वर्क करेगा, वर्क यहाँ से वर्क हुआ W, लेकिन क्या सभी हीट वर्क में कन्वर्ट होगा, ना ना, एकदम ना। क्या आपको कोई काम करने के लिए कह दिया जाए तो क्या आप पूरी तरीके से अपनी पूरी एनर्जी उस काम में दे दोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर पूरी एनर्जी देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हाँ ये बात सही है। अगर पूरी एनर्जी दे दोगे तो आपका क्या बनेगा वो आप सोच सकते हो। तो याद रखिए, किसी भी काम में आप पूरी एनर्जी नहीं दे सकते, तो यहां पर भी मैंने हीट दिया तो पूरा वर्क में नहीं जा सकता। अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो चोरी कहीं ना कहीं तो जाए होगा। जैसा कि आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा था, जब आपने हीट दिया था तो क्या वो पूरा इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट किया था, नहीं, इंटरनल एनर्जी में कुछ हीट ले लिया और उसके बाद उसको वर्क डन में कन्वर्ट किया था, जो बचा हुआ एनर्जी था। उसी तरीके से यहाँ पर Q1 मैंने मान लो 20 जूल दिया, 20 जूल में से 15 जूल यहाँ चला गया, अब बचा 5 जूल, वो तो कहीं जाएगा ना। और वो कहाँ जाएगा, याद रखिएगा वो जाएगा सिंक में, वो जाएगा सिंक में। ये आपका सिंक है, सिंक में गया। अब सिंक है T2 टेम्परेचर पर, T2 टेम्परेचर पर सिंक है, ये हाई टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर है, और ये क्या है, सिंक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हीट गया था Q1 और ये कुछ 15 जूल, मान लो 20 जूल गया तो 15 जूल वर्क में चला गया, अब बचा 5 जूल कहाँ जाएगा, वो सिंक में जाएगा। समझिएगा आप, सिंक में जाएगा। अब आप कहोगे हाँ ऐसा भी होता है, अब आपको समझना होगा यहाँ पर वो हीट Q2 है और वो किसके पास गया, T2। अब यहाँ पर यूनिवर्सल कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो T1 है Q1 है, तो याद रखिएगा T1 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन Q2। ये कई जगह यूज होता है, ये कई जगह यूज होता है ये कंसेप्ट। मतलब T1 Q1 हीट दिया था, T1 अपन Q1, कैसे याद करना है, ऐसे याद रखो। T1 टेम्परेचर का जो सोर्स है वो Q1 हीट दिया था तो T1 अपन Q1 लिख दिया। T2 टेम्परेचर का जो सोर्स है वो Q2 हीट लिया तो T2 अपन Q2, इसी रेशियो में जाता है, याद रखिएगा। आगे अभी काम देने वाला है ये। हाँ ये तो पूरा 100% काम देगा, ये 100% काम नहीं देता, याद रखिएगा। ये ध्यान दीजिए, 20 जूल गया, 15 जूल इसने ले लिया, अब जो बचा हुआ 5 जूल है वो इसके पास जाएगा। ये 15 जूल इसने खर्चा कर दिया, अब ये 5 जूल इसके पास गया, अब ये अपने ओरिजिनल स्टेट पर पहुंच गया। ध्यान दीजिए, सोर्स से गया था, सिंक पर पहुंचा और ये ओरिजिनल स्टेट पर पहुंच गया। फिर दोबारा से वही प्रोसेस चलेगा, ये ओरिजिनल स्टेट पर गया, फिर दोबारा वही प्रोसेस चलता रहेगा। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि जब ये सिंक से सोर्स से सिंक पर पहुंचता है फिर वो ओरिजिनल स्टेट पर पहुंचता है, ओरिजिनल स्टेट पर जाने के बाद फिर वही प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरीके से हमारा साइक्लिक प्रोसेस का कंसेप्ट चलता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो वर्क है वो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो आप कह सकते हो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, 20 माइनस 5 कर सकते हो, तो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये आपका वर्क का फार्मूला आ गया इन साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान दीजिए, इन हीट इंजन वर्क का फार्मूला हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्क कैसे निकलता है, तो आपको मैंने समझा दिया। ध्यान दीजिए कितना आसानी से समझाया मैंने। आप याद रखिएगा, T1 जो टेम्परेचर है वो Q1 हीट दिया, वो हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ, लेकिन क्या सभी वर्क में कन्वर्ट होगा, नहीं।
कोई भी चीज़ पूरा 100% तो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। अब आप कहोगे सर कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि 100% वर्क, वो तो कार्नोट साहब ने अपना एक कंसेप्ट बताया था, उसकी बात हम लोग बाद में करते हैं। पहले ये समझते हैं कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्नोट इंजन क्या 100 कोई इंजन है क्या? कोई इंजन परफेक्ट ऐसा नहीं है जो कार्नोट इंजन हो। अब यहाँ पर हीट दिया Q1 और वो किस में चेंज हुआ? वर्क में। क्या पूरा वर्क में गया? नहीं, Q2 में गया, जो बचा हुआ है वो Q2 में गया और इस कंसेप्ट से गया, आपने देखा, और W बराबर हो गया Q1 माइनस Q2, ये याद रखना है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वर्क से क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इफिशियंसी से आता है, याद रखिएगा। इफिशियंसी जब भी बात करे तो समझ लेना आउटपुट अपॉन इनपुट की बात करता है। इसमें आउटपुट क्या दिया मैंने? W, इनपुट क्या दिया? Q1, तो यहाँ पर रख दिया ईटा इक्वल टू W अपॉन Q1। कितना आसानी से क्लियर किया मैंने, W इक्वल टू है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया तो ध्यान दीजिए, ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, ईटा बराबर। और अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि Q2 अपन Q1 बराबर T1 अपन T2 अकॉर्डिंग टू दिस, इस वाले से ध्यान से देखो, इससे आप लोग कह सकते हो Q2 अपन Q1 बराबर T2 अपन T1। तो यहाँ रख दिया मैंने ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपन T1। यहाँ से बहुत ही कई बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुआ है। अब यहाँ समझो कि अगर मान लो ये Q1 जो हीट आया था वो पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे तो Q2 के पास 0 हो जाएगा। तो हमने रखा इफ़ Q2 बराबर 0, ध्यान दीजिएगा, इफ़ Q2 बराबर 0, इफ़ Q2 बराबर 0, तो ध्यान दीजिए यहाँ रखोगे Q2 बराबर 0। जब Q2 बराबर 0 करेंगे तो क्या ईटा बराबर 1 आ जाएगा, मतलब 100% इफ़िशियंसी, जो कि हो ही नहीं सकता ऐसा। तो याद रखिएगा, ऐसा कोई ऐसा इंजन नहीं है जो 100% इफ़िशियंसी दे। क्या आपको क्लियर हुआ? अगर क्लियर होगा तो, अगर आपको समझ में आ गया होगा, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आप लाइक का बटन क्लिक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम आगे के कंसेप्ट की बात करते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि याद रखिएगा ये 100% इफ़िशियंसी जो है, कोई भी इंजन जिसकी उसकी इफ़िशियंसी ईटा लेस देन 1 ही होती है। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्लियर कर लेना। अब मैं अगले कंसेप्ट की बात करता हूं, वो है हीट पंप। याद रखिएगा, हीट पंप जो होता है वो बेसिकली एक हीट इंजन जो रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है वो हीट पंप कहलाता है। और इसी का दूसरा नाम रेफ्रिजरेटर से बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर। हीट पंप या रेफ्रिजरेटर इज बेसिकली अ हीट इंजन रन इन रिवर्स डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये एक हीट इंजन है जो रिवर्स डायरेक्शन में रन करता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, वही 3 पार्ट होते हैं। इसमें भी पहला सोर्स और दूसरा वर्किंग सब्सटेंस और तीसरा सिंक। पहला होता है सोर्स, आपको पता है सोर्स, और इसमें भी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। दूसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस। बस याद यहाँ ये रखना है कि यहाँ पर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है उसमें वर्किंग सब्सटेंस में पेट्रोल डीजल की जगह पे फ्रीऑन गैस का यूज करते हैं। यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस में फ्रीऑन गैस का यूज कर सकते हैं या लिक्विड अमोनिया का यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या यूज करते हैं वर्किंग सब्सटेंस के रूप में, तो मैंने आपको बताया। और तीसरा होता है सिंक। याद रखिएगा, सिंक यहाँ लो टेम्परेचर, यहाँ हाई टेम्परेचर, जैसा उसमें देखा था आपने वैसे ही यहाँ पर यूज होता है। और ये कैसे काम करता है ध्यान दीजिएगा, जैसा कि उसमें आपने देखा था सेम उसी तरीके से चलता है, बट आपको ये ध्यान देना है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। कैसे? ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक आपका सोर्स है, ये सोर्स है और ये सिंक है। ध्यान दीजिएगा, ये सिंक है, ये लो टेम्परेचर है, मान लो T2, और ये T1 पर है, ये हाई टेम्परेचर है। यहाँ पर एक वर्किंग सब्सटेंस लिया मैंने, वर्किंग सब्सटेंस, ध्यान दीजिएगा, वर्किंग सब्सटेंस, और क्या? फ्रीऑन गैस या लिक्विड अमोनिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हीट इससे लेता है लो टेम्परेचर से, Q2 हीट लेता है। अब आप कहोगे सर लो टेम्परेचर से कैसे वो हीट ले सकता है?
क्योंकि हीट तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है, लेकिन ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, वो लो टेम्परेचर से हीट लेता है। और ये हीट किसकी वजह से लेता है, याद रखिए, मैकेनिकल वर्क की वजह से। जो हम वर्क करते हैं, वर्क क्या करते हैं, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यहाँ पर वर्क किया गया, ध्यान से देखो, यहाँ वर्क किया गया, इस वर्क करने की वजह से ये हीट लिया इससे, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट किसको देता है, Q2 को। याद रखिए ये Q1 हीट ये हाई टेम्परेचर बॉडी को देता है। अब इसमें ये होता है, ध्यान से देखो, जो लो टेम्परेचर का है वो मोर एंड मोर लो टेम्परेचर पे जाता है, मोर एंड मोर कोल्ड होता है। मतलब जो लो टेम्परेचर है वो और ठंडा हो जाता है। याद रखिए यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर कैसे हीट जाता है। तो याद रखिएगा ड्यू टू एक्सपेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू एक्सपेंस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट। यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आप क्लियर कर सकते हो। अब यहां पर देखो, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था हीट इंजन में कि वहां इफिशियंसी निकालते थे, और यहां पर उसका उल्टा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे। यहां पर क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। लिख दिया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक उसका उल्टा, उसमें आपने देखा था कि W अपॉन बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बीटा इक्वल टू होगा Q2 अपॉन W। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ इस तरीके से चलता है, और यहाँ पर हमने रखा Q2 अपॉन W का मतलब Q1 माइनस Q2। और यहाँ पर ये फार्मूला इस तरीके से बन सकता है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बताया था कि Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। इस फार्मूले से यहाँ पर रखा मैंने, तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये भी एक फार्मूला हो गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। यहाँ पर भी उस तरीके से कर सकते हो कि जितना हीट यहाँ से Q2 दिया और Q1 के बराबर हो जाए तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इफ Q1 इक्वल टू Q2 मीन्स T1 इक्वल टू T2, इसका मतलब हो गया कि बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप क्लियर कर सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताओ बीटा और ईटा में क्या रिलेशन है, मतलब इफिशियंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या रिलेशन है। तो याद रखिए, आपको ये फार्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, कि बीटा इक्वल टू होता है, बीटा इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। मतलब ये फार्मूला हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो है कार्नोट इंजन, जहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। तो याद रखिएगा कार्नोट इंजन। देखो कार्नोट इंजन के बारे में भी हम लोग सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। देखो वैसे अगर पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस पर कई बुक भी बन चुके हैं। सिर्फ मैं सही बता रहा हूँ, कार्नोट इंजन पर कई बुक बन चुका है। अब लेकिन हमको जो वही पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो याद रखिएगा कार्नोट इंजन क्या है। देखो एक साइंटिस्ट थे कार्नोट साहब। कार्नोट साहब ने बताया कि कोई ऐसा इंजन बनाया जाए जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। समझिएगा, अब कार्नोट साहब ने कहा कि कोई ऐसा इंजन बनाओ जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, मतलब जितना भी डिफेक्ट हो सब समाप्त हो जाए, सभी डिफेक्ट समाप्त हो जाए। लेकिन हकीकत बताया जाए, आपको सही बता दूं कि अगर ऐसा इंजन बन जाए तब तो कोई इफिशियंसी कहीं और जाएगा ही नहीं। मतलब जितना हमने वर्क किया, जितना हमने हीट दिया, वो सभी वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा इंजन बन जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
कार्नोट साहब ने यही थ्योरी दिया, यही कंसेप्ट दिया और यही कहा कि एक ऐसा इंजन बनाओ जो सभी प्रकार की डिफेक्ट से फ्री हो, डिफेक्ट फ्री हो हकीकत में। लेकिन हकीकत में ऐसा कोई इंजन बन ही नहीं पाया, ऐसा कोई इंजन है ही नहीं। और उन्होंने इसको बनाने का कंसेप्ट तो ज़रूर दिया, उन्होंने कंसेप्ट दिया, उन्होंने कंसेप्ट बताया कि कैसे कार्नोट इंजन के बारे में हम लोग कार्नोट इंजन पढ़ते हैं, कार्नोट इंजन क्या होता है। उन्होंने कंसेप्ट दिया और उन्होंने प्रोसेस भी दिए और वो 4 प्रोसेस उन्होंने बताया और कहा कि इसी सेम प्रोसेस से अगर आप चलोगे तो कार्नोट इंजन बन जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इंजन है तो साइक्लिक तो होगा ही। अब साइक्लिक प्रोसेस होगा तो कैसे साइक्लिक प्रोसेस डिसाइड होगा? तो आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले, मतलब जब क्लास की शुरुआत हुई थी तभी मैंने साइक्लिक प्रोसेस का डिस्कशन किया था। अब कार्नोट साहब ने अपना एक इंजन बनाया और इंजन में उन्होंने इंजन के बारे में बताया, इंजन के कंसेप्ट के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया तो समझिएगा। कार्नोट साइकिल में सबसे पहले उन्होंने कैसे ले जाने के लिए कहा, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, उन्होंने 4 प्रोसेस बताए कि इसी प्रोसेस में चलोगे तो आपका कार्नोट इंजन बन जाएगा। और वो प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस उन्होंने बताया कि सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन से चलना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन से चलना है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाए उसके बाद दूसरे प्रोसेस में आपको चलना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ये दूसरा प्रोसेस है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर उन्होंने कहा कि तीसरे स्टेप में चलना जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये तीसरा स्टेप में चलना आपको आइसोथर्मल कंप्रेशन में। फिर लास्ट स्टेप में जब चलोगे वो स्टेप होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। और इस तरीके से अगर आप चलोगे तो हमारा कार्नोट इंजन बन के तैयार हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कार्नोट इंजन में? तो फर्स्ट स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। याद रखिएगा ये बात, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि कार्नोट इंजन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है। अब एक चीज़ और, कार्नोट इंजन में भी वही फार्मूला जो हीट इंजन का फार्मूला होता है। और वो क्या फार्मूला होता है? याद रखिए, फार्मूला है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये फार्मूला आपको याद रखना है कार्नोट इंजन के। इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में अच्छे अच्छे कंसेप्ट पे डिस्कशन किया और उस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी डिस्कशन किया। याद रखिएगा कार्नोट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, कहीं यहाँ से क्वेश्चन बन जाए और आप कहोगे सर ने नहीं बताया। अब आप समझिएगा कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया। अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरा थर्मोडायनामिक्स समाप्त हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर लेते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही वादा किया था कि मैं जो भी बताऊंगा, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ पहले बताऊंगा और लास्ट में जब ये पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स समाप्त हो जाएगा तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में आपको पता है कि 3 लोगों का कंसेप्ट है, 3 लोगों का डेफिनेशन है। लेकिन उसको आप जानने से पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें मैंने बताया था कि 3 लोगों का कंसेप्ट है और 3 लोगों का कंसेप्ट कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्लॉसियस स्टेटमेंट और दूसरा जो स्टेटमेंट है कैल्विन स्टेटमेंट। और तीसरा जो स्टेटमेंट है कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अब देखो क्लॉसियस ने क्या बोला, क्लॉसियस ने बोला कि ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? कोई भी हीट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी, हीट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी, कोल्ड टू हॉट बॉडी
विदाउट एडिंग एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान दीजिएगा, विदाउट एडिंग एक्सटर्नल एजेंट। अभी देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर में देखा था कि हीट ट्रांसफर जब कोल्ड टू हॉट बॉडी होता है तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ता है, बाहर से वर्क करना पड़ता है, जिससे कि हीट कोल्ड टू हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, कोल्ड टू हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो ये स्टेटमेंट है क्लॉसियस का। क्लॉसियस ने अपना स्टेटमेंट दिया। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या है? ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट। और ये किसके लिए? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए। अब केल्विन साहब ने क्या कहा? केल्विन साहब ने कहा कि किसी का भी इनफाइनाइट इफिशियंसी नहीं हो सकता। याद रखिएगा, इनफाइनाइट इफिशियंसी नहीं हो सकता, किसी भी इंजन का नहीं हो सकता। ये केल्विन साहब का स्टेटमेंट था। देखो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, केल्विन साहब का जो स्टेटमेंट है वो तो और भी खतरनाक तरीके से एक्सप्लेन किया गया। उन्होंने कहा है कि इट इज इम्पॉसिबल दैट इंजन नॉट वर्क ऑन द टेम्परेचर दैट सोर्स एंड सिंक बोथ एट सेम टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंजन अगर सोर्स और सिंक दोनों सेम टेम्परेचर पर होगा तो इनफाइनाइट अगर सेम टेम्परेचर पर होगा तो 100% इफिशियंसी हो जाएगी, और जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये किसने बताया? केल्विन साहब ने बताया। क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सब कंसेप्ट क्लियर किया था कि क्या क्या होता है। तो उसी स्टेटमेंट को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में किसने बताया? केल्विन साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी इंजन वर्क कर सकता है जब सोर्स और सिंक दोनों का टेम्परेचर सेम हो। देखो पहले स्टेटमेंट में आपने देखा कि हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, कहाँ से? कोल्ड टू हॉट बॉडी विदाउट एडिंग एक्सटर्नल एजेंट। और दूसरे स्टेटमेंट में देखा केल्विन साहब ने स्टेटमेंट दिया कि 100% इफिशियंसी किसी भी बॉडी का नहीं हो सकता, क्योंकि सोर्स और सिंक दोनों एक टेम्परेचर पर वर्क नहीं कर सकते। देखो कितना सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। और तीसरा स्टेटमेंट जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, और तीसरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया केल्विन प्लांक द्वारा? उन्होंने बताया कि कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जाए। मतलब वही बात हो गई, वही केल्विन स्टेटमेंट और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट दोनों एक जैसा है, लेकिन अब नाम अलग अलग है तो हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि 100% ये सोर्स और सिंक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता, केल्विन साहब ने केल्विन स्टेटमेंट में। और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में प्लांक साहब के साथ केल्विन साहब ने एक चीज़ और ऐड कर दिया। उन्होंने कहा कि हीट जो है पूरा कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये तीन स्टेटमेंट देखो कितना सिंपल वे से मैंने समझाया। पहले स्टेटमेंट में कोल्ड से हॉट बॉडी बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के नहीं जा सकता। दूसरे स्टेटमेंट में आपने देखा कि 100% इफिशियंसी नहीं हो सकता, मतलब सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता। और तीसरे स्टेटमेंट में केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में कहा कि पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस तरीके से आपका पूरा थर्मोडायनामिक्स समाप्त हो गया, जो कि हमने आपको वादा किया था कि सेकेंड लॉ भी बताऊंगा, तो सेकेंड लॉ आपको एकदम आसानी से क्लियर कर दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, जितना हो सके क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होता है तो डेल्टा टी बराबर 0 होगा। आपको पता है जब टेम्परेचर सेम तो डेल्टा टी 0। आइसोकोरिक में वॉल्यूम सेम तो डेल्टा वी 0। आइसोबारिक में प्रेशर सेम तो डेल्टा पी 0। बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन, आंसर हो गया फोर्थ, क्योंकि आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू बराबर 0 होता है। क्या 0 होता है? डेल्टा क्यू बराबर 0, जबकि डेल्टा डब्लू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है डेल्टा डब्लू इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू। ये होता है आपका किसमें? एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हीट इज नॉट बीइंग एक्सचेंज इन बॉडी इफ इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज देन, याद रखिएगा
अब इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज करता है, आपको पता है, आपको पहले ही मैं कंसेप्ट बता चुका हूं कि अगर इंटरनल एनर्जी यू की वैल्यू इंक्रीज करता है, इसका मतलब डेल्टा यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और डेल्टा यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है, और डेल्टा यू निगेटिव का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखिए आप, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट। आपको पता है जब भी कोऑर्डिनेट में, मान लो कोऑर्डिनेट में ये एक्स और वाई है, तो एक्स वाई वेरिएबल होता है, याद रखिएगा। तो जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल होगा उसको छोड़ के वो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट नहीं होगा। जैसे प्रेशर भी थर्मोडायनामिक वेरिएबल है, टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम भी है, बट ये नहीं है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है इसलिए आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन देखिए, इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस इन आइडियल गैस, इट्स इंटरनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, याद होगा मैंने आपको जब आइडियल गैस का नाम लिया था, वैसे तो इंटरनल एनर्जी मैंने कहा था कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो किसके वजह से आता है, आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों, क्योंकि मोशन और कन्फिग्रेशन की वजह से आता है। मैं आपको डेफिनेशन में बताया था, मोशन एंड कन्फिग्रेशन की वजह से आता है। तो मोशन की वजह से आता है तो काइनेटिक एनर्जी, कन्फिग्रेशन की वजह से आता है तो पोटेंशियल एनर्जी। बट मैंने उसके आगे आपको एक बात और बताया था कि अगर आइडियल गैस की बात करता है, आइडियल गैस में U बराबर 0 होता है, तो मतलब किसके वजह से इंटरनल एनर्जी आएगा, सिर्फ और सिर्फ मोशन की वजह से, मतलब काइनेटिक एनर्जी। आंसर आ गया ए। जैसे ये क्वेश्चन है, फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ए स्पेशल केस ऑफ, तो ये साफ साफ आपको याद होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता था कि जितना हीट देते हैं वो किस में चेंज होता है, वो जितना हीट देते हैं वो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, और जो बचा है वर्क डन में चेंज होता है। मतलब ये साफ साफ जितना एनर्जी पहले दिया था वही एनर्जी इन दोनों में चेंज हुआ, मतलब कौन सा हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि ये क्वेश्चन है कि a container that suit the occurrence of an isothermal process should be made of। अब याद रखिएगा, अगर हमें आइसोथर्मल प्रोसेस का कोई कंटेनर बनाना हो, जैसे कि आप थर्मस देखो, थर्मस किससे बनता है, क्या ग्लास से, क्या वुड से, क्या क्लॉथ से, नहीं, वो थर्मस जो होता है वो मेटल होना चाहिए, याद रखिए, वो कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंडक्टर, हीट कंडक्टर होना चाहिए, जिससे कि हीट बाहर निकल जाए, जिससे कि हीट जो है वो बाहर चला जाए, तो डेल्टा यू 0 हो जाए, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 हो जाए, मतलब हीट जो दिया गया वो पूरा बाहर, मतलब पूरा बाहर निकलता रहे, जिससे कि इंटरनल एनर्जी 0 रहे, और इंटरनल एनर्जी 0 रहेगा तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए हम लोग कंडक्टर का यूज करते हैं, तो मतलब कंडक्टर क्या है, कॉपर, तो आंसर हो गया कॉपर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन, जब एडियाबेटिक का नाम आ गया तो तुरंत आपके आंसर आना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि एडियाबेटिक का मतलब होता है डेल्टा क्यू बराबर 0। ये तो पहला कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया। अब देखो कंप्रेशन का नाम आया है, कंप्रेशन क्या होता है, और जैसा कि आप देखते हो कंप्रेशन में जब भी कंप्रेशन का नाम ले, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब हो गया कि वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, आपको पता है डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी डिक्रीज का मतलब निगेटिव, तो वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ध्यान दीजिए, वर्क डन निगेटिव। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब सोचो कि ये तो 0 हो गया, तो ये फार्मूला आ गया डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। अब आप यहाँ देखो माइनस डेल्टा यू, अब यहाँ देखो कि डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव है, यहाँ देखो ध्यान से, डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव है, अगर यहाँ रखोगे तो माइनस पहले से है, निगेटिव आ गया, तो ये डेल्टा यू क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया। अब अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है तो आपको पता है डेल्टा यू पॉजिटिव, इसका मतलब हो गया टेम्परेचर विल राइज, मतलब आंसर क्या हो गया, टेम्परेचर राइज। तो इस तरीके से ये 6th क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो ये क्वेश्चन पिछले बार के एग्जाम में ही 2-3 सेट में मिला था। और ये क्वेश्चन क्या है कि एन इंजन सपोज टू ऑपरेट बिटवीन टू टेम्परेचर 727, मतलब T1 की वैल्यू हो गया 727 डिग्री सेंटीग्रेड। अब याद रखिएगा कि ये जो है 727 ये डिग्री में है, डिग्री सेंटीग्रेड में है, तुरंत इसे केल्विन में चेंज करो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन केल्विन में चेंज करके ही हम सॉल्व करते हैं। अब ये कितना आ गया, ये 1000 हो गया। अब T2 की वैल्यू दिया है 227 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको भी हमने केल्विन में चेंज किया तो आपको पता है 227 + 273, आंसर आ गया 500। अब आपको इफ़िशियंसी का फार्मूला पता है, इफ़िशियंसी का फार्मूला पता है, इफ़िशियंसी इक्वल टू 1 - T2/T1। ये आंसर आ गया 1 - 500/1000 और ये हो गया 1/2, आंसर आ गया ए ऑप्शन। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, हीट कैन नॉट बी इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। आपको याद होगा अभी आज ही मैंने आपको क्लॉसियस स्टेटमेंट बताया। क्लॉसियस मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक स्टेटमेंट बताया जिसमें ये बात क्लियर किया गया था। तो ये आंसर हो गया आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। आज ही का ये क्वेश्चन है, आज ही मैंने कंसेप्ट क्लियर किए। तो आपने देखा कि जितने क्वेश्चन मैंने बताया, जितने मैंने कंसेप्ट क्लियर किए हैं उसी में से आए हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है ΔU + ΔW = 0। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ फ्लॉट क्या होता है, ΔQ = ΔU + ΔW। ये फ्लॉट का फार्मूला होता है, किसका है, फ्लॉट का। अब एक बात बताओ, ΔU + ΔW = 0 है, मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है ΔQ = 0। और ΔQ = 0 किस में होता है, वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। आज पिछले क्लास में आपने देखा था एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस द PV इंडिकेटर डायग्राम इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। मतलब इसको तुरंत सॉल्व किया मैंने, तो एक PV डायग्राम बनाया और आपको पता है वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल, मतलब ऐसे जाना चाहिए। मतलब क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, ध्यान से देखो, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ऑप्शन नंबर बी आइसोबारिक प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया, ध्यान से देखिए, अगर इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो कि ΔU = 0 होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो ΔU = 0 और ΔU = 0 है। और ΔU = 0 में आपको पता है U रिमेन कांस्टेंट होता है। U रिमेन कांस्टेंट, अगर U कांस्टेंट है तो आप वो टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। हमने आपको लेक्चर में डिस्कस किया है ये कि U कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब ΔT = 0। और ये ΔT = 0 किस में होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि फर्स्ट प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल। याद होगा मैंने आपको 4 प्रोसेस बताए थे, ये 4 प्रोसेस आपके सामने हैं, ये चारों कार्नोट साइकिल के प्रोसेस हैं। लेकिन जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो आपको मैंने बताया था, सबसे पहले कार्नोट साहब ने बताया था कि सबसे पहले हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन के थ्रू जाते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं। और मैंने आज की क्लास में ही आपको बताया था कि पहला प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, उसके बाद ये 4th प्रोसेस है। तो आपको ये फर्स्ट प्रोसेस होगा, ये सेकंड प्रोसेस होगा, ये थर्ड प्रोसेस होगा और ये 4th प्रोसेस होगा। तो याद रखना, कोई भी प्रोसेस पूछे इसमें तो इसी ऑर्डर में आपको ध्यान देना है। और ये चलता कैसे है, याद रखिएगा कि ये PV डायग्राम है और पहले प्रोसेस में ऐसे चलता है,
उसके बाद ऐसे चलता है, उसके बाद ऐसे चलता है, और ये फोर्थ प्रोसेस है। मतलब ये फर्स्ट में ऐसे गया, ऐसे वापस आया और ऐसे, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। ये पहला प्रोसेस, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये जो पहला प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, दूसरा प्रोसेस जो है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, तीसरा प्रोसेस आपको पता है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, और चौथा प्रोसेस ये आपका सामने है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस होता है। मैंने उसमें नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि अब उसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन करते तो और लंबा वीडियो होता जाता। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। इस तरीके से आपने देखा, इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने पूरा थर्मोडायनामिक्स क्लियर किया, और थर्मोडायनामिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया, जो कि आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और याद रखिए, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हम आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताने की कोशिश करते हैं, और सबसे अच्छी बात, आपको आसान बनाने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये फिजिक्स का कोई भी चैप्टर आसान हो जाए। और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। और प्लस एक और बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।